सोनम के हाथों में कुछ ऐसा जादू था कि वो कुछ भी बनाती बड़ा अच्छा बनाती, और खासकर पनीर का हर आइटम तो वो बड़ा ही स्वादिष्ट बना लेती, खासकर शाही पनीर। इसलिए उसके परिवार वाले उससे ज्यादातर शाही पनीर बनाने की ही बात करते। मम्मी आज तो हॉलिडे है ना, तो ऐसा करो आप हम सबके लिए शाही पनीर बना दो ना। लेकिन कल ही तो मटर पनीर बनाया था। हाँ वो तो मटर पनीर था ना, अब मटर पनीर और शाही पनीर में फर्क तो होता ही है ना। और ये लो बहू, मैं पनीर भी ले आया और उसमें पड़ने वाले जरूरी मसाले भी। आप तो ले आए, लेकिन मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती बार बार शाही पनीर बनाने की। अरे आज तो मैच टीवी पर सब साथ में बड़े मजे से शाही पनीर के चटकारे लेते हुए देखेंगे, और बहू साथ में नान भी बना लियो। नान? लेकिन आपको तो डॉक्टर ने मना किया है ना माँ जी मैदा खाने के लिए। अरे वो मुआ डॉक्टर तो बस ऐसे ही बोलता है, उसने कभी तेरे हाथ का शाही पनीर नहीं खाया ना, इसीलिए ऐसा बोलता है। हाँ, खुद तो चटकारे लेते हुए मैच देखा जाएगा और मैं वहां रसोई में खड़े खड़े सबकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। इसी तरह सोनम के घर वाले उससे बार बार शाही पनीर बनाने के लिए कहते रहते, लेकिन इन सब में हालत खराब हो जाती बेचारी सोनम की, क्योंकि इन सबको बनाने में वक्त भी तो कितना जाता था। अरे सोनम, जब तक शाही पनीर बनाओगी ऐसा करो उससे पहले थोड़ा पनीर टिक्का बनाकर तैयार कर दो। और मम्मी थोड़े ना तब तक पापड़ भी तल दो। बहू मेरे लिए तो थोड़ी चाय बना दो। जी। फिर सोनम सबको उनकी पसंद का खाना बनाकर देती है। अरे वो देखो आउट हो गया। यहाँ मैं क्लीन बोल्ड हो रही हूँ, वो किसी को नहीं दिख रहा। उफ। इसके बाद सोनम रसोई में खड़ी होकर सबके लिए शाही पनीर बनाती है। तभी अंदर से फरमाइश आ जाती है, मम्मी मैं तो शाही पनीर के साथ ना नान ही खाऊंगी, मेरे लिए तो वही बनाना। नान मुझसे तो नहीं चबाई जाएगी, बहू तो ऐसा करना तो मेरे लिए रोटी ही बना देना। अंदर से सोनम जवाब देती है, जी पापा जी। बहू ना हो गई कोई चक्की की मशीन हो गई जो बस पिसती ही जाए। सब कितने मजे से टीवी देख रहे हैं, और अगर अभी किसी को एक काम के लिए भी बोल दो ना तो सबको कोई ना कोई काम याद आ ही जाएगा। फिर सोनम सबको शाही पनीर के साथ साथ उनकी पसंद की रोटी बनाकर देती है, और सारी रसोई का काम निपटाते निपटाते उसे रात के 11 बज जाते हैं। फिर वो ऐसे थक कर बिस्तर पर पड़ती है कि सुबह तक उसे होश ही नहीं रहता। वैसे तो हर गृहिणी को अपने परिवार को खाना खिलाना और बनाना दोनों ही पसंद होता है, लेकिन जब आपके परिवार के साथ साथ आपको औरों के लिए भी खाना बनाना पड़े ना, तो आपकी हालत भी सोनम की तरह ही हो जाएगी। उफ, अब जाकर सारा काम खत्म हुआ है, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इन सबके लिए खाना बनाकर तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। सोनम अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए कहती है, सोनम देख तो कौन आया है। हे भगवान, अब कौन आ गया मेरी जिंदगी में काम बढ़ाने। सोनम बाहर आती है। ये देख, पड़ोस की कमला और सुशीला आंटी आई हैं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। आज तो हम स्पेशली तेरे लिए आई हैं। हैं? मेरे लिए? लेकिन वो क्यों भला? क्योंकि तेरी सास हर रोज हमसे तेरे हाथों के बनाए हुए शाही पनीर की इतनी तारीफ करती है कि क्या बताएं। हाँ, इसीलिए सोचा आज चलकर तेरे हाथ का शाही पनीर चख ही लिया जाए। अरे तो मैं और सासू की तरह नहीं हूँ जो अपनी बहू की बुराई करूं, मैं तो अपनी बहू की तारीफ ही करती हूँ। काश आप मेरी बुराई करती तो मुझे कुछ आराम करने को तो मिलता। अरे तुम दोनों एक बार इसके हाथ का शाही पनीर खाओगी ना तो हमेशा याद रखोगी, किसी बड़े से बड़े होटल में भी इसके हाथ जैसा शाही पनीर नहीं मिलता। अरे अब क्या बात उसे ही पेट भरेगी, इसे बोल खिला भी दे। अरे वो तो बस यूं गई और यूं बनाकर ले आएगी, बड़ी फुर्तीली है मेरी बहू। लेकिन माँ जी घर में तो शाही पनीर का सामान ही नहीं है, सब मसाले खत्म हो गए और पनीर भी नहीं है, और फिर जब तक बाजार से सामान लेकर आऊंगी बनाऊंगी तब तक तो बहुत देर हो जाएगी आंटी जी को घर लौटने में। अरे तो हमने कौन सा दूर जाना है, नीचे वाले फ्लैट में तुम्हारा घर है, कोई नहीं तू बेफिक्र होकर आराम से बना, हम इंतजार कर लेंगे। हाँ ठीक ही तो है, तब तक मेरा भी गप्पे लड़ाकर टाइम पास हो जाएगा। और बहू तू चिंता मत कर, शाही पनीर के साथ ना तू नान की जगह पराठे ही बना लेना। वो क्या है ना, मैं तुझे ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे कहाँ तकलीफ देती हैं। अब तू जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आ और शाही पनीर बना दे। सोनम के पास अब और कोई चारा नहीं था, वो बाजार गई और सारा सामान लेकर आ गई। फिर क्या था, फिर 2 घंटे रसोई में खड़े रहकर
सबके लिए शाही पनीर बनाने लगी। उफ, दुखी हो गई हूं मैं रोज रोज शाही पनीर बना बना के। इनको पता भी है मेहनत लगती है शाही पनीर बनाने में। फिर सोनम कमला और सुशीला को शाही पनीर और पराठे परोसती है, जिसे खाते ही वो दोनों अपनी उंगलियां चाटती रह जाती हैं। सचमुच सोनम बहू, तू बड़ा ही अच्छा शाही पनीर बनाती है। हाँ, सच में मजा आ गया। जी शुक्रिया। रोज रोज सबके लिए खाना बनाते बनाते अब सोनम थक चुकी थी और इसलिए अब उसने खुद के लिए स्टैंड लेने का सोचा। एक रोज, तो आज क्या पेश किया जा रहा है सोनम के ढाबे से? आज तो मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं पापा जी, जैसे कि दाल मखनी, शाही पनीर, रायता और फ्राई गोभी की सब्जी और गुलाब जामुन। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने होटल वाली फीलिंग ला दी। हाँ बेटा, ठीक से देखो, आज तो मैंने टेबल भी बिल्कुल होटल की तरह ही सजाया है। वाह सोनम, यू आर द बेस्ट। अभी तो आगे आगे देखते जाओ, आज तुम्हें सब कुछ होटल जैसा ही लगेगा। खाओ खाओ, अब सब आराम से इसे होटल में बैठे हो ऐसा समझकर खाओ। सब बड़े मजे से खाने लगे। फिर सोनम ने सबको स्वीट डिश में गुलाब जामुन परोसे, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब सोनम ने स्वीट डिश खत्म होते ही उनके सामने बिल लाकर रख दिया। अरे सोनम, ये क्या है? इसे बिल कहते हैं, जो खाना खाने के बाद दिया जाता है होटलों में। 2000 का बिल? हाँ माँ जी, तो अब शाही पनीर, दाल मखनी, फ्राई गोभी, नान, गुलाब जामुन, इतना बिल तो बैठ ही जाता है ना होटलों में भी। सोनम, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। अब रोज रोज इस तरह का शाही खाना बनवाओगे तो ऐसा ही होगा। सारा दिन रसोई में खड़े रहकर ये फैंसी डिश की डिमांड पूरी करते करते मुझे क्या मिलता है? इसलिए अब से जब भी फैंसी डिश की डिमांड की जाएगी तो फिर तो पैसे भरने ही पड़ेंगे। लेकिन मम्मी, हम कहाँ से भरेंगे पैसे? सिंपल, जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है उससे। इसलिए अब से मैंने डिसाइड किया है कि जो भी फैंसी डिश तुम मुझसे बनवाओगे उसके लिए तुम्हें पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तुम्हारी ये जिद है तो यही सही। ये लो मेरे हिस्से के पैसे, बाकी सब अपने आप दे दो। फिर सबको अपनी जेब से कुछ न कुछ पैसे देने ही पड़े। फिर अगले दिन, तो बताइए आज किसको क्या डिश खानी है? लेकिन ध्यान रहे, पैसे उसी हिसाब से लगेंगे, बस सादा खाने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। हाँ तो ठीक है बहू, तू मेरे लिए ना दाल चावल ही बना दे। हाँ, मुझे भी लगता है अब उम्र के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, मैं भी दाल चावल ही खा लूंगा। बस फिर क्या था, सोनम ने झट से सबके लिए दाल चावल बना दिए। इस तरह कभी वो खिचड़ी तो कभी सीताफल और रोटी खाकर ही पेट भर लेते हैं। फिर एक दिन, पापा आज तो छुट्टी है, आज तो मम्मी को बोलो ना आज तो शाही पनीर खिला दो। शाही पनीर? जानती है ना उसका रेट? तेरी माँ ने 700 रुपए रख रखा है। अरे इतना अमीर नहीं है तेरा बाप। अब तो लगता है शाही पनीर खाने के लिए भी बैंक से लोन लेना पड़ेगा। या पापा आप हमें उधार दे दो, किश्तों में पैसे लेते रहना। चुप कर, मारूंगा एक चाटा। वैसे ये सब करने के लिए भी हमने ही तेरी माँ को मजबूर किया है। पहले तरह तरह की फरमाइशें पूरी करवाते रहते थे और उस बेचारी को सारा दिन काम पर लगाए रखते थे। बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुओं को हम जिनका चिराग समझ लेते हैं, जिनसे हम हर वक्त कुछ ना कुछ काम करवाते ही रहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो भी तो इंसान है, वो भी तो थक ही जाती होंगी। हाँ बेटा, इसलिए हमें उसे भी आराम देना चाहिए। आज हम रसोई संभालेंगे और बहू को आराम करने देंगे। फिर उस दिन उन सब ने सोनम को आराम दिया और खुद रसोई संभाली। अब सोनम हफ्ते में 3 दिन ही सही पकवान बनाती और बाकी दिन सादा खाना, जिससे सभी घर वाले खुशी खुशी खाते। राजसमंद नामक एक गांव में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। जगमोहन के पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे, लेकिन घर के हालात बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर के हालात देख उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहां जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर रेनू की माँ, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सोमा, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर बुरी नजर रखता है और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा और मैं तो गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तू वहां काम करने नहीं जाएगी बस। जगमोहन दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था।
वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। जगमोहन जब भी गांव में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेतों में चला दो, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी जगमोहन से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, जगमोहन, रे तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर जगमोहन चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोमा उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है, अब हम क्या खाएंगे जी। सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की लाचारी देख सोमा को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन मिलाकर उसे तवे पर डाल देती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रेनू, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना, घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं हमारे महाराणा प्रताप भी जब जंगल में रहे थे तो उन्होंने भी यही हरे घास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। जगमोहन ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है, अपने खेतों पर डालता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है।